दिन नई बात और एक नई शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एच लेकर आया हूं जीएस की एक खास बात और ये खास बात है हिस्ट्री ऑफ बैंकों का इतिहास। भारत में किस तरीके से बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत होती है, उस बैंकिंग व्यवस्था के इतिहास को आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। किस तरीके से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होगी जो कि सेंट्रल बैंक की तरह काम करता है, और किस तरीके से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। 19 जुलाई 1969 बैंकों के राष्ट्रीयकरण की पहली घटना होती है जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। और इस राष्ट्रीयकरण की घटना को समझने के लिए पहले हमें इसकी शून्य से शुरुआत करनी होगी, और ये शून्य बैंकों के इतिहास का शुरू होता है 1720 बैंक ऑफ बॉम्बे। 1720 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना होती है। खास बात यह है कि इस बैंक की स्थापना ब्रिटिश कंपनी के कर्मचारी ही करते हैं। ब्रिटिश कंपनी मतलब कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एक हेडक्वार्टर के तौर पर बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना करते हैं, जिसका प्रारंभिक उद्देश्य कंपनी के लिए फाइनेंस या कैपिटल उपलब्ध कराना, क्योंकि कंपनी यहां पर भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। व्यापार करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, तो कर्मचारी लोगों ने मिलकर ही 1 लाख रुपए इकट्ठे किए और बैंक की शुरुआत की। इस बैंक का नाम है बैंक ऑफ बॉम्बे। 1720 में ये फंक्शन करना शुरू करता है, जो कि 1770 में चलता है, क्योंकि इस समय कोई नियम या रेगुलेशंस नहीं थे। हेडक्वार्टर बॉम्बे में होता है, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता है। इसके मुख्य कार्य थे लोन उपलब्ध कराना ईस्ट इंडिया कंपनी को और जमाओं को स्वीकार करना। हालांकि ये बहुत सीमित क्षेत्र तक था। इस तरीके से बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत होती है, लेकिन ये बैंक सफल नहीं होते। इसी क्रम में हम एक असफल बैंक की और चर्चा करने वाले हैं। नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 में एक और बैंक की स्थापना की जाती है, जो यूरोपियन पद्धति के आधार पर स्थापित पहला बैंक था। विदेशी पूंजी के सहयोग से इस बैंक को खोला गया। और विदेशी पूंजी कौन सी थी? विदेशी पूंजी जिसमें अलेक्जेंडर एंड कंपनी का योगदान था। अलेक्जेंडर एंड कंपनी क्या थे? अलेक्जेंडर एंड कंपनी जो है वो फॉरेन कैपिटल्स को लगा रहे हैं, और ये एक प्रकार की एजेंसी हाउस थी। वास्तव में देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, और कैपिटल एजेंसी हाउस उपलब्ध कराती थी। और एजेंसी हाउस में से ही एक एजेंसी थी जिसका नाम था अलेक्जेंडर एंड कंपनी, और उसने बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की। हालांकि ये बैंक जो है असफल रहा, जिसके कारणों की चर्चा हम बाद में करेंगे। बैंक ऑफ हिंदुस्तान को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये फर्स्ट मॉडर्न बैंक इन इंडिया, दैट मीन्स ठीक है, जो कॉलोनी एज है इंडिया का, उसका ये पहला आधुनिक बैंक माना जाता है, जो 1770 से 1832 तक फंक्शन में रहता है, काम करता है। ठीक है, तो ये हमने एक समझ लिया है, एक आइडिया ले लिया है। और इसके काम क्या है? तो इसका काम भी वही है, लोन उपलब्ध कराना, ठीक है, और जमाओं को स्वीकार करना। हालांकि ये बैंक असफल हो जाता है। क्यों असफल हो जाता है? इसके पीछे मुख्य 3 कारण हम मान सकते हैं, समझ सकते हैं। आर्थिक संकट है, और ये आर्थिक संकट जो है पैदा हो रहे हैं 1819 में। 1819 की आई मंदी की वजह से बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है बंद हो जाता है। दूसरा, एक अन्य एजेंसी हाउस की फेलियर की वजह से भी इस पर प्रभाव पड़ता है। और फाइनली 1832 में आए बैंकिंग संकट की वजह से बैंक ऑफ हिंदुस्तान यहां पर बाउंड अप हो जाएगा, या वो अपना काम करना बंद कर देता है। लेकिन हम इसके अचीवमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने ही पहली कागजी मुद्रा को इशू किया। तो पहली पेपर नोट है जो है वो जारी करने का श्रेय बैंक ऑफ हिंदुस्तान को ही जाता है। इस तरीके से बैंक ऑफ हिंदुस्तान पीछे छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। और आगे हम जब देखते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन करने के लिए कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए, और ये पूंजी फिर कौन उपलब्ध कराता है? तो 1806 से लेकर 1813 के बीच में कई छोटी छोटी एजेंसियां बैंकों की तरह काम कर रही हैं। ये एजेंसियां वैसे ही काम करती थी जैसे आधुनिक बैंक काम करते हैं। इनको फाइनेंस या वित्त पोषण कौन देता था? तो कंपनी के एम्प्लॉय ही मिलकर जो है वो फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराते थे। और इसमें ऋण लेने की सुविधा उपलब्ध थी, कागजी मुद्रा का निर्गमन ये करते थे, और लोगों की जो सेविंग्स थे उसको स्वीकार करते थे। इस तरीके से ये एजेंसियां काम कर रही थी। लेकिन इन एजेंसियों को भी एक दौर के बाद खत्म होना पड़ा।
क्योंकि 1813 में एक चार्टर एक्ट आता है और इस चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। इस चार्टर एक्ट का प्रभाव यह होता है कि इन एजेंसियों का पतन शुरू हो जाता है और इस तरीके से ये एजेंसियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन भारत में इस बैंकिंग व्यवस्था को और सुचारू रूप से व्यवस्थित चलाने के लिए 3 और बैंकों की स्थापना देखने को मिलती है। तो यहां पर प्रेसिडेंसी का व्यवस्था जो है स्थापित हो चुकी थी और इसी क्रम में हम 3 बैंकों की स्थापना देखने वाले हैं। पहला है बंगाल 1806 में, 1840 में बॉम्बे और मद्रास में 1843। ये 3 बैंक अलग अलग प्रेसिडेंसी में खोले गए, लेकिन खास बात यह है कि इन प्रेसिडेंसी बैंकों में निजी अंशदान का भी कंट्रीब्यूशंस है। मतलब प्रेसिडेंसी बैंक तो खोले जा रहे हैं जिसमें सरकार तो है, सरकार का कंट्रोल है, सरकार का पूरा इस पर नियंत्रण है, लेकिन इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप को भी जगह दी गई। या जो आपका प्राइवेट लोग हैं या निजी लोग हैं वो भी इसमें पूंजी लगा रहे हैं और इन दोनों के सहयोग से एक बैंक की स्थापना की जाती है। एक नहीं बल्कि 3 की जाती है, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। लेकिन इस पर कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का ही है, क्योंकि जो मुख्य शेयर होल्डर हैं वो निजी हाथों में ना होकर सरकार ही है। इस तरीके से ये व्यवस्थाएं चल रही। लेकिन भारत में और कई बैंकों की स्थापना इस एक्ट के बाद होती है, जिस एक्ट को हम कहते हैं ज्वाइंट कैपिटल एक्ट। 1860 में एक संयुक्त पूंजी अधिनियम आया गया। इस संयुक्त पूंजी अधिनियम के बाद भारत में कई बैंकों की स्थापना होना शुरू हो जाती है। वास्तव में इसमें कई लोग मिलकर पूंजी लगाते हैं और उस पूंजी के द्वारा बैंक ओपन करते हैं। संयुक्त पूंजी अधिनियम के आने के बाद भारत में कई और बैंकों की खुलने की रास्ता जो है वो क्लियर समझ में आने लगता है और इस व्यवस्था के फलस्वरूप कई बैंकों की स्थापना होती है, जिसमें हम सबसे पहला बैंक देखते हैं इलाहाबाद बैंक। 1865 में इस बैंक की स्थापना संयुक्त पूंजी अधिनियम के बाद होती है। इस क्रम में हम आगे देखते हैं तो हमें अलाइज बैंक ऑफ शिमला देखने को मिलता है और 1881 में अवध वाणिज्यिक बैंक की स्थापना होती है। खास बात यह है कि इस बैंक में भारतीय लोगों की भी भागीदारी है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड। मान के चलिए कि इस बैंक में 100 पार्टनर हैं, लेकिन इस 100 पार्टनर्स में से 10 पार्टनर इंडिया के भी हैं या भारत के लोग भी हैं। तो मतलब भारतीय लोगों की भागीदारी से बनने वाला ये पहला बैंक था जिसे हम अवध कमर्शियल बैंक के नाम से जानते हैं। 1881 में ही स्थापित हो रहा है। लेकिन इसके बाद 1894 में बने पंजाब नेशनल बैंक को श्रेय जाता है पूर्ण स्वामित्व वाले बैंक का। कंप्लीट भारतीयों के द्वारा बनाया गया ये पहला बैंक था जिसमें सभी पार्टनर या सभी सहयोगी केवल और केवल भारतीय थे। इसके पीछे मुख्य श्रेय जाता है लाला हरकिशन जी को और लाला हरकिशन जी के साथ सहयोग दे रहे हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक खास नेता हैं जिन्हें आप मॉडर्न हिस्ट्री से भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और लाला लाजपत राय का कार्यक्षेत्र लाहौर होता है और लाहौर में ही ये पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करते हैं 1894 में, जो पूर्णतः भारतीय लोगों के स्वामित्व वाला बैंक होता है। इस तरीके से ये व्यवस्था आपकी चलती रहती है और कई बैंकों की स्थापना होती है। 1901 में पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। इस प्रकार की व्यवस्था धीरे धीरे चल रही है, लेकिन इस भारतीय व्यवस्था या कह सकते हैं जो सहयोग है वो 1906 के बाद देखने को मिलता है। खास बात यह है कि 1905 में बंगाल का विभाजन अंग्रेजों के द्वारा कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत बंगाल में होती है। और स्वदेशी मूवमेंट की जब शुरुआत होती है तो इस मूवमेंट के द्वारा लार्ज स्केल पर बहिष्कार जैसी बातें देखने को मिलती है। बहिष्कार अंग्रेजी गुड्स का करना है, अंग्रेजी सामान का करना है, और अंग्रेजी सामान की जब बहिष्कार की बात होती है तो अंग्रेजी बैंकों का बहिष्कार भी आपको देखने को मिलता है। तो स्वदेशी मूवमेंट का ही प्रभाव था जिसकी वजह से हमें ये बहिष्कार जैसे शब्द देखने को मिलते हैं और बहिष्कार बैंकों का भी हो रहा है। जब आप बहिष्कार बैंकों का कर देंगे तो कौन से बैंक में आप जमा पूंजी या ऋण लेने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए हम यहां पर देखेंगे कि भारतीय बैंकों की स्थापना यहां पर शुरू होने लगेगी।
और एक और देख सकते हैं, यहां पर आप देखेंगे इलाहाबाद बैंक, यहां शिमला, यहां अवध, यहां पर पंजाब। एक रीजनल जैसी फीलिंग आ रही है या क्षेत्रीयता की भावना की बात यहां स्पष्ट नजर आ रही है। अब जो बैंक खोलेंगे वो नेशनल लेवल के बैंक होंगे या स्वदेशी मूवमेंट का एक प्रभाव आप यहां देख सकते हैं कि 1906 में बैंक ऑफ इंडिया बनता है। क्या किसी क्षेत्र का बैंक होगा? नहीं, ये पूरे भारत का बैंक होगा। इस तरीके से नेशनल लेवल पर बैंक स्थापित होने लगते हैं। इस क्रम में हम आगे देखते हैं और 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा बनता है। इस क्रम में बैंक ऑफ मैसूर 1913 में बनते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में कई बैंकों की स्थापना हो चुकी है, लेकिन 1914 से 18 के बीच में ये काल जो है भारतीय बैंकों के संकट का काल है, और ये संकट का काल है प्रथम विश्व युद्ध के कारण। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वजह से क्राइसिस होते हैं और ये क्राइसिस यहां पर देखने को मिलते हैं। लेकिन 1917 इसी क्रम में हमें देखने को मिलेगा एक बैंक की स्थापना होती है और उस बैंक का नाम है टाटा इंडस्ट्रियल बैंक। 1917 में टाटा औद्योगिक बैंक की स्थापना की जाती है, जिसका उद्देश्य इंडस्ट्रीज को स्थापित करने के लिए फाइनेंस को उपलब्ध कराना। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि भारत में कई बैंक की स्थापना हो चुकी है और ये बैंकों की स्थापना का क्रम हम समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और उसी क्रम में हम देखते हैं तो एक आयोग बनता है। इस आयोग का नाम है चैम्बरलिन कमीशन। हालांकि ये आयोग 1914 में बना और 1914 में बने इस चैम्बरलिन कमीशन का उद्देश्य क्या है? तो खास बात यह है कि इस आयोग का उद्देश्य है कि भारत में बैंकिंग व्यवस्था को समझना और उसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नियम या कानून बनाने की सिफारिश करना। और चैम्बरलिन कमीशन के एक मेंबर यहीं पर एक प्रस्ताव देते हैं, एक सुझाव देते हैं। उन सदस्य का नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स, और मेनार्ड कीन्स साहब कहते हैं कि क्यों ना जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक आपने बनाए हैं उन्हें एक बैंक में विलय कर दें, या हम कह सकते हैं कि द प्रेसिडेंसी बैंक शुड बी मर्ज इनटू वन सेंट्रल बैंक। It was the suggestions given by the John Maynard Keynes, who was a member of Chamberlain Commission. और चैम्बरलिन कमीशन के इस प्रस्ताव पर चर्चाएं जोरों शोर से होने लगी, या हम कह सकते हैं इसकी जांच की जाने लगी। और रॉयल कमीशंस, लेजिस्लेटिव असेंबली, इन पर भी ये बात आई कि इस चीज की बात को गौर फरमाया जाए। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि 1921 में इन 3 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया या इनका मर्जर किया गया, और मर्जर करने के बाद अब इन्हें प्रेसिडेंसी बैंक ना हो कहकर इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाएगा। तो जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक हमने देखे थे वो 1921 में मर्ज होकर इंपीरियल बैंक में कन्वर्ट हो गए। इस तरीके से बैंकों का डेवलपमेंट हम समझ रहे हैं और इस डेवलपमेंट के तहत हम 1927 में पहुंच जाते हैं। अब देखिए, बैंकों का डेवलपमेंट तो हो चुका है, मर्जर हो चुका है, लेकिन रेगुलेट करने के लिए आपके पास एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। एक बैंक होना चाहिए केंद्रीय स्तर पर जो सभी बैंकों को मैनेज करे और उनको व्यवस्थित करे, क्योंकि ये तो 3 बैंक हैं, उनको आपने मर्जर कर दिया है। और 1927 में इसी को लेकर एक कानून पास किया जाता है, और ये कानून पास किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड।